क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म बहुत सिंपल है। उसमें यह बोला जा रहा है कि susceptibility of a magnetic substance is inversely proportional to temperature in Kelvin। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट आएगा, क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, हम एक बात देख चुके हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई है आपने, लोहे की स्लैब की हद तक मैग्नेटाइज हो गई, वो डिपेंडेंट है आपने उसे कितना मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, राइट, ओके। बट बी होता है म्यू एम एच, तो इसका मतलब आई फिर प्रोपोर्शनल हो गया एच के। तो एक बात आ गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल है आपने कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन ये है कि अगर आप हीट करोगे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइंड थे वो डिसअलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसअलाइन हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई h बाई टी के। I बाई एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, और I बाई एच होता है ससेप्टिबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा C डिवाइडेड बाई टी। इसको हम क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म कहते हैं, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की, राइट। नोट कर लीजिए आप। बच्चों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस का क्या मतलब है, एक लोहे की स्लैब पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए कुछ तार के और करंट पास कराया। इसका मतलब आपने H अप्लाई किया, स्मॉल n इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट। तो उसकी वजह से लोहे की स्लैब कुछ हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम करंट बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, अगर हम करंट बढ़ाते जाएं तो क्या लोहे की स्लैब मैग्नेटाइज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी? तो आंसर है एक लिमिट के बाद मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि और करंट बढ़ाने से स्लैब हीटअप होने लगेगी और हीटिंग से जो डोमेन्स अलाइन हुए हैं वो फिर से डिसअलाइन होने लगेंगे। तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी जितना मर्जी H लगा लें। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टेरेसिस वर्ड का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। इसका मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस होता है फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ I और B behind H when a specimen is subjected to cycle of magnetization and demagnetization। Phenomena of lagging of I or B behind H when a specimen is subjected to cycle of magnetization and demagnetization, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भैया ध्यान से समझेंगे, हमने एक स्लैब को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है, वर्सेस H। तो वो कैसे देख सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें I वर्सेस H का ग्राफ प्लॉट करके देखना है क्या हो रहा है। हमने एक टॉरॉइड ले लिया हमने एक टॉरॉइड ले लिया।
टॉरॉइड में कुछ टर्न्स लपेट दिया और टर्न से कुछ करंट पास करा दिया, राइट। ठीक है, कुछ करंट पास करा दिया। ठीक है, राइट, हमने कुछ करंट पास करा दिया। तो अब आपको पता है अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस आयरन कोर में, इस आयरन कोर में दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक तार की वजह से नीले वाले तार में करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा आयरन की कोर के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, एटम्स हैं, वो भी अलाइन करने लग जाएंगे एक डायरेक्शन में, राइट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको बोलते हैं बी एम, वो होगा बी नॉट प्लस बी आई, ओके, राइट। ठीक है, बी एम इज म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट कैपिटल आई, जो कि हमने डिराइव करते वक्त लिखा था बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी डिराइव करते वक्त हमने यही चीज लिखी थी। बी एम बाय म्यू नॉट माइनस एच इक्वल्स टू आई, ओके, वेयर एच इज इक्वल टू एन आई। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम एच बढ़ाते गए, मीन्स हम करंट बढ़ाते गए, या नंबर ऑफ टर्न्स हम नहीं चेंज कर रहे, मान लो हम करंट बढ़ाते गए तो उससे एच बढ़ता रहा, एच के हिसाब से आई की वैल्यू देखी, तो देखो हमें क्या लगेगा, एच बढ़ने से आई घटना चाहिए, बट ऐसा नहीं है बेटा। रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा करंट पास करोगे तो बी एम नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नॉन लीनियर सा कर्व आता है। फिर से हम डिफरेंट करंट की वैल्यूज पे डिफरेंट एच की वैल्यू निकालेंगे और हर एच की वैल्यू पुट करके कैपिटल आई की वैल्यू निकालेंगे, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये टॉरॉइड प्रोड्यूस कर रहा है बी एम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बी एम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड राउलेंड्स रिंग। डिवाइस का नाम होता है राउलेंड्स रिंग। इस डिवाइस को इस्तेमाल करके हम, क्या होता है वो मैंने डिटेल नहीं जाननी, इस डिवाइस को यूज करके हम बी एम कैलकुलेट कर लेते हैं, अलग अलग करंट की वैल्यूज पे एच कैलकुलेट कर लेंगे और अलग अलग एच की वैल्यूज के लिए आई भी आ जाएगा, ठीक है। और एच बढ़ाने से एच बढ़ भी रहा है और बी एम भी बढ़ रहा है, तो शुरुआत में कैपिटल आई बढ़ता है। तो किस तरह का ग्राफ आता है वो देखते हैं एक बार हम। शुरू में जैसे जैसे एच बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ज्यादा एच बढ़ाने से कैपिटल आई में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है ना। एच देखो कितना बढ़ा दिया, आई चेंज ही नहीं हुआ। तो हम बोलते हैं भैया अब सैचुरेशन आ चुका है, अब और कैपिटल एच बढ़ा के आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान भले ही हो जाए। नुकसान मतलब हीटिंग की वजह से जो डाइपोल अलाइन हुए थे वो डिसअलाइन हो जाए। तो ये आ गया आपका सैचुरेशन। ये एच नोट की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, इसके बाद हम नहीं चाहते और बढ़ाना, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा गया, राइट। अब हमने अचानक से करंट ऑफ कर दिया, मतलब एन आई एच जीरो कर दिया। तो जो लोहे की स्लैब थी इतनी देर तक जिससे करंट पास करता रहा, क्या वो अभी वो प्योर लोहे की स्लैब रह जाएगी? नहीं। अगर हमने एकदम से एच जीरो करा, करंट जीरो कर दिया, तो उस लोहे की स्लैब में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बची रह जाएगी। तो अगर हम एच को जीरो करें तो ये ग्राफ रिट्रेस नहीं होता, ये ग्राफ फिर ऐसे जाता है, ऐसे, राइट। इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई, लोहे की स्लैब में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई। अब हमें लोहे की स्लैब को, जो कि कुछ मैग्नेट बन चुकी है, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ओबी आ चुकी है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करना पड़ेगा उस बची हुई मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए, ठीक है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट पास करना पड़ रहा है जिससे कि जो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ओबी है वो जीरो हो जाए, वो कहलाता है कोएर्सिविटी, ओसी, कोएर्सिविटी। अगर अब आप फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ाते चले जाओ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर से करंट जीरो करो तो फिर से जीरो नहीं होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाएगी। फिर बढ़ाओगे तो फिर ऐसे मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, राइट। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस।
हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन क्या थी? फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड एच, मतलब एक टाइम के बाद एच बढ़ाने से आई नहीं बढ़ रहा, आई पीछे रह गया, एच बढ़ता चला गया बट आई पीछे रह गया, लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड एच। ठीक है, हमने एच बढ़ाया, बढ़ता गया मैग्नेटिक फील्ड, आई बढ़ता गया, आयरन की स्लैब में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आता गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक टाइम के बाद और एच बढ़ाने से आई नहीं बढ़ा। उसके बाद जब मैंने करंट स्विच ऑफ किया तो ग्राफ रिट्रेस नहीं हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई लोहे के स्लैब में। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे को जो लोहे की स्लैब दी गई थी वो प्योर लोहे की स्लैब रह जाए, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना बची रहे, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करना पड़ेगा, ओसी इतना एच लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाता हूं तो जो नॉर्थ साउथ ऐसे बने थे पहले, अभी नॉर्थ साउथ ऐसे हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। सिमिलरली फिर जीरो करने पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ रह जाएगी। ठीक है ना, राइट। यहां पर मैंने आपको दो टर्म बोली, वो समझ लेते हैं क्या टर्म्स बोली हैं। पहली बात ओबी, ओबी को बोलते हैं हम रिटेंटिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रेमानेंस। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, left when magnetizing force is reduced to 0। ठीक है, ओसी को बोलते हैं कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं उसी को। वो क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एच दैट मस्ट बी अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो एज टू रिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई टू 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन so as to reduce कैपिटल B वेक्टर टू 0, कि बची हुई मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाए लोहे की स्लैब में। कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, राइट, आप नोट कर लीजिए इसे। बस अगला छोटा सा टॉपिक है बेटा हमारा, हिस्टेरिसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। ठीक है, राइट। हिस्टेरिसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। बेटा सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों के हिस्टेरिसिस लूप बना के हमने कंपेयर किए, तो हमें कैसे रिजल्ट्स आए वो देखते हैं। ठीक है, और उस रिजल्ट से हमें क्या फायदा हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस कैपिटल एच का ग्राफ बनाया जब हमने सॉफ्ट आयरन के लिए, तो कुछ ऐसा मिला। ठीक है, ये ग्राफ मिला, और यही ग्राफ जब स्टील के लिए बनाया तो कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो यहां से देखने पे क्या पता लगता है कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी हल्की सी ज्यादा है। देखो ये हो गई रिटेंटिविटी, हल्की सी ज्यादा रिटेंटिविटी है। स्टील की रिटेंटिविटी हल्की सी कम है। लेकिन सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी बहुत कम है और स्टील की कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो
हम बोलेंगे रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज स्लाइटली ग्रेटर देन स्टील but coercivity of steel is much larger than soft iron. ठीक है, अब इनमें से कौन सा मटेरियल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज कर सकते हैं? सो देखेंगे हम मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी। एकदम से लोहा चिपकाना है, कहीं पे पड़ा हुआ है, उसे ऊपर उठा के कहीं और डालना है, तो हाई रिटेंटिविटी, मैग्नेट बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, बट बना नहीं रहना चाहिए हमेशा, करंट स्विच ऑफ करते ही खत्म भी हो जाना चाहिए, एंड लो कोएर्सिविटी। तो ये कौन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? सॉफ्ट आयरन कर रहा है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कर रहा है, हाई रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल इसका सॉफ्ट आयरन। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हमेशा बनाए रखना है मैग्नेट, तो मटेरियल शुड पोजेस हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, रिटेन भी ज्यादा करे और लूज भी जल्दी ना करे। Material should possess high retentivity and high coercivity, दोनों हाई होने चाहिए। अगर हम ऊपर वाले दोनों मटेरियल में देखें, सॉफ्ट आयरन और स्टील में से, तो रिटेंटिविटी हल्की सी कम है तो कोई बात नहीं, बट कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से हम स्टील से परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो स्टील हैज लिटिल लेस रिटेंटिविटी बट वेरी हाई कोएर्सिविटी, very high coercivity, so it can be used for making permanent magnet। ठीक है, आप स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्दो मटेरियल की रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी हम दोनों ही ज्यादा चाहते हैं, बट स्टील में रिटेंटिविटी हल्की सी कम है, कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से भी हल्की सी कम रिटेन करेगा, बट बहुत लंबे समय तक रिटेन करे रखेगा, तो हम स्टील को एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा।